अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, बिकॉज दिस वर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्दर टू वर्ड्स, तो बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन तब्दीली को कहते हैं, यानी चेंज को कहते हैं। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज़ डिग्री ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन आर अमंग द स्पीशी। अब इस डेफिनेशन को फर्दर एनालाइज करते हैं। देखिए, स्पीशी हम कहते हैं एक ही तरह के किस्म के जानदार। अब वो जानदार प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, लेकिन एक ही किस्म के हों जो एक जैसे ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सकें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इंसान एक तरह की स्पीशी है, डॉग्स एक तरह की स्पीशी है, केट्स एक तरह की हैं, और प्लांट्स में देखें तो नीम ट्री हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, तो ये स्पीशी होती है, यानी एक ही किस्म का जानदार। अब वो देखें, स्पीशी भी आपस में एक जैसी नहीं होती, उनमें भी वेरिएशन होती हैं। इंसान जो है वो प्लांट से डिफरेंट है, प्लांट जो है बर्ड से डिफरेंट है। तो फीचर वाइज देखें, स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो जो डिफरेंसेस, जो वेरिएशन आती है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बीच में बल्कि अमंग बिटवीन द स्पीशीज़ भी होती है। जैसे इंसान जैसा नहीं होता, उनके फेस के फीचर्स अलग होते हैं, तो ये कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी वेरिएशन, चेंजिंग, जो कि स्पीशी के अमंग या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो तकरीबन अभी तक मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाना सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। देखिए, चीज़ें जो हैं वो रैंडमली रखी हुई हों तो समझना उनको मुश्किल होता है। जब हम उनके ग्रुप्स बनाकर पढ़ते हैं उनको या समझते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। तो अपनी आसानी के लिए सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर चीज़ों के ग्रुप्स बना लेना। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं कि एक स्कूल है जहाँ पर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक। हर एक स्टूडेंट को आप अलग अलग उनके लेसन पूछोगे, उनके होमवर्क्स वगैरह चेक करेंगे, देंगे, तो इसमें पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर हम उनको क्लासीफाई करके उनकी क्लासेस बना लें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अब क्या हुआ, एक ही दफ़ा में लेसन दिया तो पूरी क्लास 1 को उसने कवर कर लिया। यानी एक ही बार लेसन देने पर पूरी क्लास 1 को कवर कर लिया। क्लास 5 को एक ही होमवर्क दिया, सबको कवर कर लिया। यानी अब इस तरीके से क्या होगा कि एक ही कैरेक्टर सब पर जो है वो आ गया। इस तरीके से अपनी आसानी के लिए चीज़ों को किसी न किसी कैरेक्टर की बुनियाद पर, किसी न किसी चीज़ की बुनियाद पर हमने ग्रुप्स बना लिए। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन किसी भी बुनियाद पर हो सकती है। जैसे टैक्सोनॉमिस्ट मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर भी क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी बाहर के जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बुनियाद पर। अब उसमें एग्जांपल के तौर पे होमोलोगस बेसिस और एनालोगस बेसिस, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई हुई होती है। तो कभी कभार साइंटिस्ट अगर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कर रहे हैं कि ऐसा ग्रुप बना लिया जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, तो वो बुनियाद, वो जिस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन की है, दैट बेसिस इज कॉल्ड होमोलोगस बेसिस। जैसे आप इसमें देखें, मैं जूम कर रही हूँ, ओके, फोकस किया। अब देखें, ह्यूमन आर्म है, ये इंसान का हाथ के स्ट्रक्चर देखें, ये केट का पंजा है, इसमें देखें स्ट्रक्चर जो है इनकी सेम है और फंक्शन जो दोनों का है वो डिफरेंट है। ये ग्रास्पिंग के लिए यूज़ होती है और ह्यूमन आर्म तो डिफरेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम हो, तो अगर हमने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, दैट बेसिस इज कॉल्ड होमोलोगस बेसिस। कभी कभार स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, फंक्शन एक जैसा होता है, तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे ये देखें, दोनों बर्ड्स हैं, ये बेट जो है वो बर्ड तो नहीं है, मैमल में आ रहा है। अच्छा, देखें, बेट जो है उसके विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स, इनके स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स फंक्शन इनका एक है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पर अगर हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे तो दिस बेसिस विल बी कॉल्ड एज एनालॉगस बेसिस। और अगर स्ट्रक्चर भी ना मिल रही हो, फंक्शन भी ना मिल रहे हो, तो फिर साइंटिस्ट जाते हैं सेल्यूलर बेसिस पर, कि सेल की जो कंपोजिशन है, सेल जो है उसकी बुनियाद पर। दैट वुडंट बी कॉल्ड एज साइटोलॉजी। हम इसको साइटोलॉजी नहीं कहेंगे क्योंकि साइटोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ सेल, लेकिन सेल्यूलर बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। जब हम इसकी एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ग्रुप बना लिया।
प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर वॉल होती है, यानी न्यूक्लियर वॉल होती है, उनका जो मटेरियल होता है वो डिफ्यूज नहीं होता, वो न्यूक्लियस वॉल के अंदर रहता है, सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस की वॉल हो तो उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, और जिनकी ये वॉल ना हो तो उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये जो सेल की बुनियाद पर हुई भी है ना क्लासिफिकेशन, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्यूलर बेसिस। और अगर सेल्यूलर बेसिस पर भी आपको कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिल रही, यानी सेल्यूलर बेसिस भी एक जैसी ही है, तो फिर साइंटिस्ट जाते हैं जीन्स की तरफ। जेनेटिक्स जो है वो जो मेन टूल है, ऐसा समझें कि लास्ट में जीन्स पर आना पड़ता है। और एक और भी क्लासिफिकेशन की बेस है, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। यूजुअली जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हुई भी होती है वो उनके केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर हुई भी होती है, क्योंकि उनके होमोलोगस स्ट्रक्चर वगैरह तो हम उस बुनियाद पर तो कर नहीं सकते। सेल्यूलर बेसिस तो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, तो यूजुअली हम उनकी बायोकेमिस्ट्री को देखकर उनको क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए ये थी बेसिस के किस बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्ची, यानी हमने ग्रुप्स बना लिए, क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स बना लिए। हमने क्या किया, प्राइमरी के स्टूडेंट को क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कर लिया क्लासीफाई। अब जो एक क्लास है उसे हम कहते हैं टेक्सा, यानी जो 5-6 ग्रुप हमने बना लिए तो एक ग्रुप को हम कहते हैं टेक्सा। टेक्सा इज ग्रुप जिसमें हमने क्लासिफाई किया हुआ है ऑर्गेनिज्म को। और सारे जब क्लासेस बन चुके, सारे ग्रुप्स बन चुके, अब उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना, यानी छोटा ग्रुप होगा क्लास 1 का, हमने उनकी क्लासेस की बुनियाद पे किया ना, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो सबसे पहले हमने क्लास 1 को रखा, फिर 2 को रखा, फिर 3 को रखा। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो उनकी अरेंजमेंट की है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके, अब देखें टेक्सोनॉमिक हायरार्ची की ये आपको अलग अलग से टेक्सा दिए, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्ची है, यानी हमने इसको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। सबसे जो छोटा टेक्सा है दैट इज स्पीशी, स्पीशी के बाद जेनरा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो टेक्सा होगा, बड़ा ग्रुप होगा, वो किंगडम है, और सबसे छोटा जो ग्रुप है दैट इज स्पीशी। स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, ह्यूमन को अगर हम देखें, ह्यूमन एक स्पीशी है, इंसान। अब स्पीशी का जो नाम है दैट इज सेपियंस। हम इंसानों की जो स्पीशी है दैट इज सेपियंस। एक जैसे सेपियंस कुछ हो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन एक जैसे कैरेक्टर रखते हो, तो हम उनको जीनस में रखते हैं। जैसे इंसान जो है ना, हैबिलिस एक और स्पीशी है जो कि मिलती है इंसानों में, तो हम और वो जो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस, वो जीनस में रखे जाते हैं। अब हैबिलिस जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन आप उनको, लेट मी शो यू द पिक्चर। ओके, लुक एट दिस, इन भाई साहब से मिलिए। ये ना, ये जो स्पीशी है इंसानों की तरह जो है काफ़ी सारे फीचर्स इनके मिल रहे हैं, तो ये स्पीशी और इंसान दोनों को जीनस में रखा गया है। ठीक, इसी तरीके से एक और तरह की कुछ और स्पीशीज़ होंगी जो इनसे मिल रही होंगी, तो उनको मिलाकर फैमिली में रखा गया। इस तरीके से और बढ़ती जाएंगे तो बढ़कर ऑर्डर में रख दिया, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, और आखिर में बनता है एक किंगडम, जैसे किंगडम एनिमलिया, जिसमें बर्ड्स, फिशेस वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। हम कॉमन एग्जांपल लें, जैसे एक पूरा इंस्टीट्यूट है, इदारा है, उसको हमने किंगडम कह दिया। अब उस इदारे में प्राइमरी लेवल अलग है, हायर सेकेंडरी अलग है, सेकेंडरी लेवल के अलग स्टूडेंट है, तो हमने उसको फाइलम कह दिया कि फाइलम प्राइमरी, इस तरीके से कह दिया। अब उस प्राइमरी में भी अलग अलग से क्लासेस होंगी, क्लास 1, क्लास 2, तो वो क्लास में आ गई। फिर क्लास के सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो वो ऑर्डर में आ गए। यानी इस तरीके से आप बड़े से छोटे छोटे यूनिट में जाके एक छोटे से ग्रुप पर पहुँचोगे। कुछ ऐसा ग्रुप स्टूडेंट का जो हमेशा पोजीशन लेता है, उसे हमने स्पीशी का नाम दे दिया। इस तरीके से होती है क्लासिफिकेशन। अब जो है नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेक्सोनॉमी। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी, क्योंकि टेक्सोनॉमी है ही क्लासिफिकेशन की साइंस, किस तरीके से ग्रुप्स बनाए जाते हैं वगैरह। अब टेक्सोनॉमी के फादर जो है, सबसे पहले फादर थे एरिस्टोटल। यही ग्रुप्स बनाकर क्लासिफाई कर देते थे। एनिमल्स का ग्रुप बना लिया, प्लांट्स का ग्रुप बना लिया, इस तरीके से ग्रुप बनाकर स्टडी कर ली। एरिस्टोटल जो है उन्होंने एक किताब भी लिखी है दैट इज हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के अबाउट लिखा है। अबू उस्मान के अगर हम कंट्रीब्यूशन को देखें तो ये एनिमल्स को स्लॉटर करते थे और उनको स्लॉटर करके उनकी स्टडी करते थे, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते थे कि अंदर से वो किस तरीके से उनकी हुई हुई है अरेंजमेंट। और जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते थे उनके एब्डोमेन को खोल कर, काट कर देखते थे कि एम्ब्रियोज जो है वो कहाँ पर मौजूद है और कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एक एनिमल जो है उसमें मौजूद हो सकते हैं। और इस तरीके से इनकी स्टडीज़ के बुनियाद पर इन्होंने किताबुल हैवान भी लिखी थी। और कैरोलस लिनियस के देखें तो वो टैक्सोनॉमी के करंट फादर कहलाते हैं, अब तो है नहीं खैर।
लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर जो हैं दैट इज़ कैरलस लीनियस। अब क्लासिफिकेशन जो हुई थी, सबसे पहले एनिमल्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, 2 किंगडम में, और वो बेसिस थी सेल वॉल की बुनियाद पर। अब ऐसे जानदार जिनके पास सेल वॉल थी उनको रखा गया था प्लांट किंगडम में, और जिनके पास नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया था। लेकिन ये एक तरह की वास्ट क्लासिफिकेशन है, तो ये ज़्यादा वक्त तक चली नहीं। उसके बाद जो है एर्नस्ट हैकेल ने 1866 में एनिमल्स को, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, सारे ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। प्लांट एंड एनिमल किंगडम वही सेम थे जो यहाँ पर थे, लेकिन एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा वो जो स्पीशीज़ जो ना एनिमल से मिलती हैं ना प्लांट से मिलती हैं उनको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे। और प्रोटिस्टा में भी कुछ लोअर प्रोटिस्ट आते हैं, कुछ हायर प्रोटिस्ट। वो प्रोटिस्ट जिनके जिनके प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अबाउट मैंने पहले भी बताया, जिनकी न्यूक्लियर वॉल नहीं है, अब न्यूक्लियस की वॉल नहीं है, तो जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको लोअर प्रोटिस्ट में रखा, और जो यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर मतलब यूकैरियोटिक थे, फिर वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, उनको हायर प्रोटिस्ट में रख दिया। सालों तक यही क्लासिफिकेशन वैलिड रही, लेकिन बाद में कोपनलैंड ने 1959 में लोअर प्रोटिस्ट का एक अलग ग्रुप बना लिया, हायर प्रोटिस्ट का एक अलग। लोअर प्रोटिस्ट को किंगडम मोनेरा में रख दिया और हायर प्रोटिस्ट को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, और प्लांट किंगडम को नाम दे दिया मेटाफाइटा और एनिमल किंगडम को नाम दे दिया मेटाजोआ। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। पहले 2 किंगडम थी, फिर 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन चली, और अब जो है वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इनकी कुछ एग्जाम्पल स्पीशीज़ मैंने लिख दी हैं, वो यहाँ से याद कर ले। प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ तो याद है हमें, लेकिन प्रोटिस्टा में सिर्फ हायर प्रोटिस्ट को रखा गया, जैसे एल्जी, फंजाई। और किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उन्हीं को रखा गया था। अब ये क्लासिफिकेशन भी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली। 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने इन ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर लिया। अब किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, ये वही किंगडम है जो पहले से चलते आ रहे हैं। एक और किंगडम है दैट इज़ फंजाई। फंजाई को, जिसको पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था और फिर जो है प्रोटिस्टा में रखा गया, अब उसका एक अलग ग्रुप बना लिया रॉबर्ट वाइटेकर ने। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, जिसको अब जो है किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, ये देखें, ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की अगर वॉल ना हो तो उनका जो मटेरियल होता है ना, वो ऐसे डिफ्यूज रहता है, कभी कहाँ मौजूद होगा, कभी कहाँ मौजूद होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर इनके ऊपर न्यूक्लियर वॉल अलग से बनी हुई होती तो फिर इनका न्यूक्लियस फिक्स्ड हो जाता। अब वो है नहीं, इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहना है, प्रोकैरियोट। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ही होते हैं। सो प्रोकैरियोट्स कैन नेवर बी मल्टीसेल्युलर, दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, और ये बनाकर रहते हैं कॉलोनी। ठीक, ये यूनिसेल्युलर है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये हैं ही 2 स्पीशीज़ जो इसमें मौजूद है। प्रोटिस्टा पर आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिवाय यीस्ट के। यीस्ट इज मल्टीसेल्युलर, लेकिन इट इज़ इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को पहले एनिमल में रखा गया था। और अल्जी, अल्जी भी कौन सी, यूनिसेल्युलर अल्जी, क्योंकि अल्जी यूनिसेल्युलर भी है, मल्टीसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर अल्जी को प्रोटिस्टा में रखा गया है और मल्टीसेल्युलर अल्जी को प्लांट्स में रखा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, टेस्ट में आ सकती हैं। अब फंजाई में आए तो इनके कैरेक्टर्स ये हैं कि फंजाई में सारे यूकैरियोटिक आएंगे, मल्टीसेल्युलर आएंगे। मल्टीसेल्युलर को तो सबको पता होगा ना, एक से ज़्यादा सेल मौजूद हो तो। एक क्लोरोफाइलस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल ना हो वो कहलाते हैं एक क्लोरोफाइलस, और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ यानी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करने वाले, खुद जो है ना ही बना सकते फोटोसिंथेसिस करके। अब फंजाई की जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ना, वो भी 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ और कुछ होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। हम इंसान जो है वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ में आते हैं, या किंगडम एनिमलिया में जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं। और जो फंजाई में हेट्रोट्रॉफ्स इंक्लूडेड है वो सारे एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, ये एब्जॉर्ब करके खाते हैं। ठीक, इनके पास सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है, और इनकी बॉडी को माइसेलियम कहते हैं, जो धागेदार रेशो की तरह बनी हुई होती है, और उन रेशो को हम कहते हैं हाइफी। तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है। फंजाई की बॉडी को माइसेलियम कहते हैं, हाइफी नहीं कहते। हाइफी की वो बनी हुई होती है, आई बात समझ में, बनी हुई होती है हाइफी की, बॉडी को माइसेलियम कह रहे हैं। किंगडम प्लांटी में आए तो सारे वही कैरेक्टर हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर। बस ये है कि इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी हुई होगी, और ये फोटोसिंथेटिक, इनके पास क्लोरोफिल है और ये खुद अपना जो है फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज खुद प्रिपेयर कर लेते हैं।
इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स सारे, और मल्टी सेल्यूलर एल्गी भी आएगी। किंगडम एनिमलिया में यूकैरियोटिक आएंगे, मल्टी सेल्यूलर, और हेट्रोट्रॉफ कौन से, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, और इसमें सारे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आ रहे हैं। अब इसमें से इतने आसान सवाल नहीं बनते, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ कौन से हैं इसमें से, तो हमें फंजाई की कुछ स्पीशीज़ दे दी और एक एनिमल की स्पीशी दे दी, कुछ एनिमल की स्पीशी दे दी और एक दो फंजाई की दे दी, तो फिर हमें टिक करना होगा सिर्फ फंजाई स्पीशी को, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ सिर्फ फंजाई का कैरेक्टर है। और हमसे पूछ लिया कि इनमें से कितने किंगडम है जिनके पास सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल इन सबके पास है सिवाय किंगडम एनिमलिया के, तो 4 किंगडम के पास सेल वॉल है। लेकिन हमसे पूछ लिया कि काइटिन की सेल वॉल कितने किंगडम में है, तो सिर्फ फंजाई में है, तो क्वेश्चन पर गौर करना है। नेक्स्ट इज वायरस। वायरस को देखें तो वायरस तो सेल भी नहीं है। वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट। पैरासाइट यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वाला, एंडो यानी सेल के अंदर रहकर जो है डिपेंड करने वाला, और ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट यानी जब भी किसी सेल में रहेगा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, जो प्रोटीन, ये जो वायरस है इसका एक सिर्फ प्रोटीन कोट होता है। आप देखें प्रोटीन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही खासियत है ना, कैरेक्टर है ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसलिए हम इसको लिविंग कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सेल ही नहीं है, इस वजह से इट्स ये बॉर्डर लाइन पर है, ना तो ये कम्प्लीटली सेल है ना ही ये नॉन सेल्यूलर है, तो हम इसको कहते हैं नॉन सेल्यूलर एंटिटी, यानी ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से इसके जो कैरेक्टर हैं किसी भी किंगडम के कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन किसी भी किंगडम में नहीं की गई। अगर बना तो इसका अलग से किंगडम बनेगा। तो जो है ना क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायरस जो है किस किंगडम में आ रहा है, तो वो किसी भी किंगडम में नहीं आता। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखें ऐसा था कि किसी कंट्री में ऑनियन को ऑनियन कहा जाता है, किसी कंट्री में प्याज कहा जाता है, किसी में बेसल कहा जाता है। तो ऐसा होता था कि अगर हिस्ट्री कोई लिखी गई है ऑनियन के बारे में, तो कोई समझता था कि ऑनियन की बात हो रही है, कोई समझ रहा है किस चीज़ की बात हो रही है, किसी को पता नहीं होता था। अब एक ऐसा नाम होना चाहिए जो एक ही दफ़ा यूज़ हो जाए तो सारे कंट्रीज समझ जाएं कि ये किस स्पीशी की बात हो रही है। ठीक, क्योंकि हर एक स्पीशी के हर कंट्री में कुछ अलग अलग नाम होते थे, इसलिए साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन को आसान बनाने के लिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि हम हर एक स्पीशी को एक साइंटिफिक नाम देंगे, जब भी उसकी साइंटिफिक स्टडी होगी तो वही नाम यूज़ होगा। अब ऐसा ही होता है, अनियन का जो नाम है एलियम सीपा है। अब देखें जो भी स्पीशीज़ की साइंटिफिक नेम है वो 2 नाम पे मुश्तमिल है, 2 अलग अलग वर्ड्स पे मुश्तमिल है। ये जो पहला वर्ड है ये उसके जेनरा को डिफाइन कर रहा है, इट इज़ शोइंग इट्स जेनरा, और ये जो दूसरा वाला वर्ड है ये इसकी स्पीशी को डिनोट कर रहा है। ये स्पीशी है और ये जेनरा है। ह्यूमन को देख लो ह्यूमन होमो सेपियंस होता है, तो होमो जो है इट्स जेनरा, सेपियन इज स्पीशी। ठीक, ये कुछ नाम भी याद कर लीजिएगा जो मैंने लिखे हैं नोट्स में। अब आते हैं प्रिंसिपल फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। देखें जब भी ये जो साइंटिफिक नेम है वो लिखे जाएंगे, प्रिंट कर मतलब प्रिंट किए जाएंगे बुक वगैरह में, जैसे प्रिंट हुए हुए होते हैं, तो हमेशा वो इटैलिसाइज्ड हुए हुए होंगे। इटैलिक लेटर यानी जो इस तरीके से टेढ़ा लिखना, इस तरीके से इटैलिक हुए हुए होंगे। ठीक, लेकिन जब आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखोगे उन नामों को, मैंने तो नहीं लिखा था इस तरीके से जैसे इन्होंने बताया, लेकिन अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखोगे तो उनको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, यही है इनके प्रिंसिपल। और दूसरा ये कि फर्स्ट वर्ड जेनरा को शो कर रहा है, सेकंड वर्ड स्पीशी को शो कर रहा है, और ये कि अगर बार बार रिपीट हो रहा है वही नाम, मिसाल के तौर पे अगर रोज़ की बात हो रही है, रोज़ का नाम होता है रोज़ा इंडिका, अब रोज़ा इंडिका की बात हो रही है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बार बार रोज़ा इंडिका पैराग्राफ में लिखना सही नहीं है, तो अगर एक से ज़्यादा टाइम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम आर इंडिका लिख देंगे उसको, इस तरीके से। अगर आप उसको बार बार लिखे हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इसे लिखेंगे। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको देखें। जैसे कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन कहते हैं कि स्पीशीज़ जो कि रिस्क में है। रिस्क में क्यों है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो है ना मार देते हैं स्पीशीज़ को अपनी अयाशियों के लिए, या फिर कुछ खाने पीने वगैरह के शौकीन होते हैं तो उनको मार दिया, या फिर इसी तरीके से अगर प्लांट्स को कट करके वहाँ पर घर बना लिए, इंडस्ट्रीज़ बना ली, तो कुछ स्पीशीज़ जो है वो रिस्क में है। अब उनको रिस्क से बचाना, उनकी केयर करना, उनको सेव करना, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। ठीक है, लोग कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किसको कह रहे हैं? यानी ट्रीज़ को कट करना। फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट बनाना, ट्रीज़ लगाना, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इसका अपोजिट हो गया, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अब ऐसा हो रहा है कि आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है, लोगों को रहना है, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं वो फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है इससे क्या हो रहा है? स्पीशीज़ खत्म होती जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ एट रिस्क।
क्योंकि वो जो स्पीशीज़ रिस्क में आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। ठीक, अब जो स्पीशी रिस्क में है उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। ये लिस्ट बनी हुई है और ये फजूल लिस्ट नहीं है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा टेस्ट से एक दिन पहले भी, क्योंकि इसमें से सवाल कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशी है जो इंडेंजर्ड है, तो मिलते जुलते नाम आ जाते हैं। तो ये इनको एक नज़र देख लीजिएगा, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी ये रिस्क में बहुत कम होती जा रही हैं दुनिया में। और कुछ तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको एक भाई साहब दिखाए थे, क्या नाम था उनका, एच हैबिलिस, वो एक्सटिंक्ट है, यानी अब उसकी एक भी स्पीशी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशी यानी उनकी एक भी स्पीशी या फिर मतलब एक भी उनके एग्जाम जो है मौजूद ना हो, तो वो स्पीशीज़ कहलाती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो ख़त्म हो चुकी हैं। रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को लिखने का करेक्ट तरीका। अब देखें, मैंने कहा था कि प्रिंटेड फॉर्म में जब भी होगा, ये देखें बुक प्रिंटेड फॉर्म है ना, प्रिंटेड फॉर्म में जब भी होगा तो उस पर इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, तो इटैलिक फॉर्म में सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी सारे देखें आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखे हुए हैं, ठीक है, हमें स्ट्रेट नहीं इटैलिक वाला चूज़ करना है। उसके बाद MCQ से सिलेक्ट द मिस मैच, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो मैच नहीं हो रहा। प्लांट टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा, फाइटा जब भी लफ्ज़ आता है वो प्लांट की बात हो रही होती है, तो ये प्लांट टीम में ही शामिल है। प्रोटिस्टा पैरामेशियम, पैरामेशियम एक स्पीशी है जो कि प्रोटिस्टा में आ रही है, तो ये भी मिसमैच तो नहीं लग रहा। फंजाई म्यूकर, म्यूकर एक स्पीशी है जो कि फंजाई में आ रही है, तो वो भी अलग सा नहीं है, इसी से ही है। एनिमलिया अमेबा, अमेबा जो है एक प्रोटिस्ट है, वो एनिमलिया में नहीं हो सकता, तो जो मिसमैच ऑप्शन लग रहा है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ क्या है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस देखनी है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमें असेंडिंग में या डिसेंडिंग में हो सकती है, हम करेक्ट सीक्वेंस को चूज़ करेंगे। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये वाली ऑप्शन बी, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, आप इसको सीक्वेंस के साथ याद कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट MCQ इज ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, इसमें से एक्सेप्ट आ गया ना, तो सारे क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं है, एनालोगस और होमोलोगस, ये दोनों ही क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व थे। जेनेटिक्स भी है, साइटोलॉजी नहीं है, सेल्यूलर बेसिस पर हम करते हैं, लेकिन साइटोलॉजी जो है एक्चुअली इट्स द स्टडी ऑफ सेल। अब क्यों इसको इंक्लूड नहीं किया गया क्लासिफिकेशन में, शायद इनकी डेफिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से। वैसे हम सेलुलर बेसिस पर भी क्लासीफाई करते हैं, लेकिन आई थिंक कि उसकी क्लासिफिकेशन को हम साइटोलॉजी नहीं कह रहे। नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट MCQ इज इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म विच इनकम्पेसेस ऑल अदर इन द लिस्ट, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें बाकी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन हो कि रेड मार्कर, ग्रीन मार्कर, ब्लू मार्कर, और चौथा बना हुआ ओनली लिखा हुआ डॉलर मार्कर्स, तो हम क्या करेंगे, डॉलर मार्कर्स को टिक कर देंगे, क्योंकि रेड, ब्लू, ग्रीन सब उसी में आ रहे हैं। तो हमें ऐसा ही कहा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे बाकी के आ जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा ना उसमें सारे आ रहे होंगे, तो क्लास जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक, उसके बाद आ रहा है इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। मेटाफाइटा हम प्लांट्स को कह रहे थे 4 किंगडम सिस्टम में, तो कह रहे हैं उसमें सारे आ रहे थे एक्सेप्ट कौन सा, इसमें स्पीशी कौन सी है जो नहीं आ रही थी, तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये तो है ही प्लांट्स, और ब्रायोफाइटा भी प्लांट्स ही हैं। अल्जी जो थी ना उसको हम नहीं रख सकते इसमें मेटाफाइटा में, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया था। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन एक्सेप्ट में आ गया। नेक्स्ट MCQ इज इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन, वायरस तो किसी में भी नहीं आता, ये मैंने उस वायरस समझाते हुए बता दिया था। बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट इज फेलिसकेटस, और मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। देखिए सेल वॉल तो 4 किंगडम में थी सिवाय एनिमलिया के, और हमारे पास एनिमलिया को है भी नहीं, तो 4 सेल वॉल तो है, लेकिन पूछा जा रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक में से कौन से हैं, तो मोनेरा तो हेट्रोट्रॉफ नहीं है, उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और वो दोनों ही अपना खाना बना सकते हैं, अपना जो है फूड उनका अपना। प्रोटिस्टा और प्लांटी भी जो है वो फोटोसिंथेटिक हैं। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद, बायोडाइवर्सिटी पर किस किस चीज़ से आ रहा है, तो पोल्यूशन से भी आता है, पोल्यूशन की वजह से भी अफेक्टेड हो रही है जो डाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन से भी और ओवर हंटिंग से भी, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। हमसे ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, आप इस पर टिक नहीं लगा दीजिएगा, इसमें ऑप्शन ये है ABCD, तो पूछा जा रहा है 1 ओनली, 2 ओनली, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको बुक से भी रीड करें और इससे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।